हमारी फौज में सिर्फ एडवांस है, विड्रॉल नहीं है। एक ही पोजीशन है, विजय या वीरगति। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन फौज के अंदर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बोला अगली बार जब तीसरी पोजीशन पे आ गए तो फिर दोबारा से प्रयास करके हम फर्स्ट पे पहुंच सकते हैं, नहीं। वही है, बस एक ही पोजीशन है, विजय या वीरगति। ये सोचा कि मरना है, धरती पर आए हैं, जिंदा तो नहीं रहेंगे, मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, कायरों की तरह नहीं, बुजदिलों की तरह नहीं, सिंगनी और शेर की तरह लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ 5 घंटे तक हम उनसे लड़ते रहे, और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर ऐसे दृश्य भी आए, ऐसे पल भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया भी है और देखा भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था और उसको यहां पे गोली लग जाती है, इधर से उसका पूरा सर निकल करके बाहर। उसका हाथ पकड़ता हूं, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलता है। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, मेरा रूममेट, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी, क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, यहाँ से फेफड़ों की खुआरें छूटती है, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर उनकी एक आर्टिलरी का बम गिरता है, मेरे साथी की गर्दन यहाँ से कट करके जमीन पर गिर जाती है। जब शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, किस तरह की वेदना होती है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन गर्व था कि बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला, गिरा, लेकिन उसके हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। एक और साथी फिर आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक अपने साथी को माँ भारती की गोद में सोते हुए देखा है। उनकी तरफ से तो मैं भी मर गया। उन्होंने रीचेक किया, आकर के गोलियां मारने लगे। इन आंखों से देख रहा हूं कि बॉडियां ऐसे उछलती थी जब गोलियां मारते थे। तो उसने फर्स्ट में आकर के जब यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में मारी, तो मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा, क्योंकि इसलिए सह पाया था, मेरे पास फौज का वो वैल्यूज थी और अपना वो पर्पस था कि युद्ध लड़ना है। जब पर्पस जब पैशन बन जाता है, और जब पैशन बनता है तो वो पागलपन बन जाता है। और पागलपन के अंदर जो इंसान के पास जो 4 प्रकार की एट ए टाइम जो शक्तियां होती हैं, वो एक साथ एकत्रित हो जाती हैं। आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति, और वो फिर आपके परफॉर्मेंस को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, ये शायद हम नहीं जान सकते। तो वो पर्पज का वो लास्ट वो परफॉर्मेंस ही था कि गोलियां लग रही हैं, आर पार जा रही है, मैं देख रहा हूं धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, ताकि ये बॉडियां छत विछत अवस्था में हो जाए, इनको कोई पहचान नहीं पाए। ये सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता भी रहा। बहुत देर के बाद उनका जो कमांडर था उसने बोला, इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब ये आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो हमारे साक्षात सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन समर्पण सच्चा होना चाहिए। हमने महाभारत देखी है, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण का वो दृश्य देखा है। द्रौपदी ने जब तक अपने चीर को पकड़ करके कृष्ण कृष्ण पुकारती रही थी, कृष्ण नहीं आए थे, जबकि कृष्ण उनके सखा भी थे, भाई भी थे।
लेकिन जैसे ही उन्होंने चीर को छोड़ करके ऐसे दोनों हाथों को किया और एक ही बार कृष्ण पुकारा था, तुरंत आकर के चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये समर्पण है। वो दोबारा से गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे हमारा। जब वो बहुत नजदीक आए तब एक मन के अंदर एक कमिटमेंट किया, एक विश्वास पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके लेके चले जाएं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। और ये अगर हम अपने जीवन में इतना दृढ़ संकल्पित हो जाएं, अपने आप में इतना डिटर्मिनेशन कर लें, तो हम अपनी तमाम शक्तियों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। और ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है। आपने महाभारत, फिर महाभारत का जिक्र कर रहा हूं, महाभारत में एक पात्र था पितामह भीष्म। उन्होंने प्रतिज्ञाएं ही तो करी थी, और उन प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अर्जुन ने एक एक रोम रोम को उनके बाणों से भेद दिया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। वो एक डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था। तो हमें जीवन में डिटर्मिनेशन संकल्प, जो एक डॉक्टर एक फौजी के पास में होता है कि यार इसकी जिंदगी को बचाना है, और फौजी का मकसद होता है कि मुझे अपने राष्ट्र के लोगों को बचाना है। तो उसी विश्वास के साथ वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला उसने, फिर वो मुड़ रुक गए। जैसे वो रुका तब मुझे संशय हुआ, शायद इसको आभास हो गया कि मैं जिंदा हूं। वो वापस मुड़ा, उसने जैसे राइफल मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे लगा अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, ये सजीव माँ भारत अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ियों पे चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। वो सिक्के शायद माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और विकोचित हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने शायद हथियार उठा करके जब वो जा रहा होगा तब उसका हाथ पैर शायद मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, अपने हैंड ग्रेनेड से हमला किया तो कोट के अंदर तो हुड लगे हुए, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। दोनों कंधों पे उसकी राइफल टकी हुई। उसको लगा तो था कि कुछ गिर गया है, उसने निकालने की कोशिश करी। जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था। चारों तरफ से फिर गोलियों की बौछारें शुरू हुई। मन ने कहा योगेंद्र उठा इस राइफल को। ऐसे राइफल को उठाने की चेष्टा करी, ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पलटा खाया, उस पत्थर से ऐसे फायरिंग किया तो 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह जब फायरिंग किया तब उनको लगा कि यार यहाँ अकेला नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। उनके पैर उखड़ गए, वहां से वो भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था। पैर का पूरा मसल निकल के बाहर था, हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। एक हिम्मत थी, जज्बा था कि नहीं आगे बढ़ना है। खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 3-4-5 मीटर तक आगे गया हूं। आगे जाने के बाद देखा तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनकी वेपन की डिप्लॉयमेंट है, और वो पीछे नीचे स्लोप था, ऐसे उस स्लोप की तरफ वो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर पड़ा हुआ वो मंजर देखता रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर पागलपन छाया, योगेंद्र
अपने साथियों को बचाना है, चल वापस। फिर हिम्मत को बटोरा, धीरे धीरे खिसकता खिसकता फिर उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर लगा कि आप देख इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। 8-7 मीटर का ऐसे सराउंडिंग एरिया, उसमें डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां, वो भी विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। उन डेड बॉडियों के बीच ये 19 साल का लड़का जिसकी मात्र 2.5 साल की सर्विस थी, उनके बीच पड़ा हुआ था। ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जिधर भी देखता उधर बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। तो तब एक एक साथी को, क्योंकि साथी तो एक भाई से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। जब हम रोते हैं तो शायद हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि हम ये बॉडी तो नहीं, हम तो एक सोल है। और जब हम सोल से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और मैं भी रोते रोते जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ। और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस बंसी वाले से कनेक्ट हो गया। और पल भर के अंदर एकदम से आवाज आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला गया। लेकिन जो मन है ना, हमारा मन बड़ा भ्रमित करता है, एक जगह रुकने नहीं देता। पूरी चेतना को उठा करके उसने मेरे अंदर भी भ्रमित कर दिया कि दुश्मन की चाल हो सकती है। पूरी चेतना को ला करके इस दर्द पर लेके आ गया कि यहाँ देख असहनीय पीड़ा हो रही है। इस हाथ को बांधने की चेष्टा करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा यार कट गया, तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा नहीं क्योंकि अभी चमड़ी इलझी हुई थी। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। और फिर क्योंकि हम एक बार कनेक्ट तो हो जाएं परमात्मा से, परमात्मा तो कभी डिस्कनेक्ट होने ही नहीं देता। शायद उसको भी लगा होगा कि इग्नोर कर रहा है। दोबारा से आवाज है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर उस पहाड़ी पर 500 मीटर लुढ़क करके नीचे की तरफ आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास जब सूचना पहुंची, उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। तो जो फॉरवर्ड में हमारे जो ट्रूप्स होता है उसके पास ऐसे साधन संसाधन नहीं होते कि जो उस पर लिटा करके बिठा करके उस जवान को पीछे की तरफ लाया जा सके। जवान कंधे पे डाल करके मुझे पीछे की तरफ लेकर के आए। कमांडिंग अफसर के पास पहुंचता हूं तो बोलते हैं, बेटा मेरे को पहचानता, मेरे कौन हो? साहब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतना लहू बह चुका था कि दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक चीज और है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जितना अटूट जो प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, एक विश्वास होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो रिलेशनशिप होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीईओ और एक जवान का पिता और पुत्र का संबंध होता है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप दिलवाए। तब फिर बोलते, बेटा कुछ बताएगा? हाँ सब बताऊंगा। तब उनको तमाम इंफॉर्मेशन दिया। बोला जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्बेसर और फील्ड पट्टी की है। क्यों, खाने के लिए नहीं चाहिए? 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, ये पार्ले जी वाले बिस्किट के पैकेट, सिर्फ आधे बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और उसके बाद फिर जब होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। Thank you very much, Yogendra ji, for sharing your wonderful experience with us. जो तालियां मेरे कहने से नहीं बज रही थी, वो यहाँ आपके कहने से बज रही है। और इसी बीच some more dignitaries has joined us. So we welcome our motivational speaker, Mr. Sonu Sharma ji. थैंक यू सर। और बस सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हम सब सांसों से बंधे हुए हैं। सांस हमारा प्राण है। और इसी सांसों से कह रहा हूँ कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर, क्योंकि भारत युवाओं का भारत है।
युवाओं की शक्ति में जो शक्ति है वो जिधर भी चलेगी उधर इस राष्ट्र की तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। तो ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।